Yes, sir. ओके गाइस, तो आज जो हमारी बातें होगी या जो चर्चा होगी हम लोगों के बीच, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक CSIR के CSIR नेट ऑब्लिक JRS, राइट ना? नेट ऑब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, और जिसका नाम है EMT। का नाम सुना है आपने? EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है जी? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस एराइज होता है ना, जानते हो, 35 प्लस मार्क्स, राइट ना? 35 प्लस मार्क्स। क्लियर है? और यही नहीं, नेट JRF में नहीं, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, और बहुत सारे एग्जाम में इसका यूज है, राइट ना? गेट में भी अच्छा खासा स्कोर है, नेट में भी अच्छा खासा स्कोर है, जेस्ट में भी है, राइट ना? बहुत सारे बच्चे जैम की भी प्रिपरेशन किए होंगे, राइट? हाँ, सुना है जैम, IIT जैम का नाम। हाँ, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर है। खैर, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, इसके भी आप, इसके लिए हम कंटेंट मिलेगा आपको CSIR नेट JRF के लिए, राइट ना? जो आपका दिसंबर में जो 26, 27, 28 को एग्जाम है, उसमें, ठीक है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी आते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। कह रहे जी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा और कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस, राइट? कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के लिए कुछ बुक्स भी होनी चाहिए। अगर मैं बुक्स की बात करूं, बुक की बात करूं, तो बेसिक के लिए मुझे नहीं लगता कि आपकी जो +2 लेवल, बेसिक का मतलब जो +2 लेवल की जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस दिख ही जाते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टेट्स में, राइट ना? और मुझे नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड आता है आपका क्वेश्चन। HC वर्मा, HC वर्मा, राइट ना? बेसिक के लिए, बेसिक के लिए एक HC वर्मा की बुक आती है, 12th लेवल, राइट ना? और वॉल्यूम, उन्होंने 2 बुक लिखी है, वॉल्यूम 2, राइट ना? अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं, एडवांस लेवल, एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे एडवांस लेवल का मतलब समझते हो, BSc में या MSc, राइट ना? इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते थे, कहाँ पे उसके लिए अगर बुक्स की मैं बात करूँ, तो DJ ग्रिफ, गुड इनफ, EDS, sir. ED. राइट ना? DJ, राइट ना? गुड इनफ होगा आपको एडवांस लेवल। इसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं है, और क्लास नोट्स भी सफिशिएंट होगा, राइट ना? बस आपको, आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि आप एक बुक्स को उठाओ और उसको पढ़ो, राइट ना? क्योंकि आपके पास 9 के 9 पेपर है, 9 के 9 पेपर को भी आपको देखना है। तो अगर हम चाहो, आप चाहो कि किसी एक बुक से हम उसको कवर कर लें, तो ये भी पॉसिबल, राइट ना? हाँ, जब हो जाए, अगर उसमें रिसर्च करना हो, तो बुक्स ये आना। क्लियर ना? आपको क्लास नोट्स प्लस के ईमानदारी के साथ जो असाइनमेंट्स होंगे ना, असाइनमेंट को ईमानदारी के साथ आपको लगाने, इतना कर लोगे तो हो जाएगा, राइट ना? मेरी बातें समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ओके, तो गाइज करते हैं बात यहाँ EMT के बारे में, राइट ना? तो EMT को आज कुछ बेसिक्स बातें हम करेंगे आपसे, राइट? EMT को, EMT को हम जो है ना, जानते हो, क्या जानते हो? EMT को हम लोगों ने 3 पार्ट में कैरेक्टराइज किया। कौन कौन, किसके किसके?
ईएमटी को हमने 3 पार्ट में कैरेक्टराइज किया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट ना। सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं, हम क्या किसकी बात करेंगे? बोल दो हाँ या ना। और नेक्स्ट वन, थर्ड वन इलेक्ट्रोडायनेमिक, राइट ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक, अरे बोल दो भाई, बातें बन यस रही है सर। क्या? अब रही बात कि यहाँ पे किसका इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे किसका और यहाँ पे किसका, मतलब इसमें किस चीज की बात करते हैं, इसमें किसमें किसके बारे में बात करते हैं और इसमें किसके बारे में बात करते हैं। रही बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसके बारे में बात करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक में किसके बारे में बात करते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक में किसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज का इफेक्ट देखते हैं सराउंडिंग के साथ, राइट ना। यहाँ भी चार्ज का इफेक्ट देखते हैं सराउंडिंग के साथ, और यहाँ भी चार्ज का इफेक्ट देखते हैं सराउंडिंग के साथ। एक क्वेश्चन से उठता होगा कि जब यहाँ पे भी चार्ज का इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पे भी चार्ज का इफेक्ट देखेंगे और यहाँ पे भी चार्ज का इफेक्ट देखेंगे, तो चार्ज का नेचर क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट इसमें स्टैटिक में, बोलो भाई। तो यहाँ पे जो चार्ज जो होगा ना, स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, स्टैटिक चार्ज के बारे में, राइट ना। स्टैटिक चार्ज का सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बोल दो हाँ या ना। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम जो बात करते हैं मूविंग चार्ज की बात करते हैं, मूविंग चार्ज के बारे में बात, मूविंग चार्ज। लेकिन एक पॉइंट है, मूविंग चार्ज तो मूविंग होगा विद, ये इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे बोल दो हाँ या ना। चार्ज मूव करेगा, वही ऐसी बात है यार, वेलोसिटी तो होगी। अरे बोल दो हाँ या ना। लेकिन मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट, कह रहे ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे किसके बात के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी चार्ज मूव करता है, राइट ना। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के नहीं के साथ नहीं मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में, राइट ना। मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही होगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी हम चार्ज के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में। अरे बोल दो हाँ या ना यार। किसी को कोई दिक्कत? अभी तो हमने ये देखा कि चार्ज के बारे में, जो चार्ज होगा यहाँ पे भी चार्ज का कैसा नेचर होगा, यहाँ पे भी चार्ज का कैसा नेचर होगा, और यहाँ पर भी चार्ज का कैसा नेचर। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे। यस सर। यस सर। तो पहली हमारी हेडिंग क्या होगी डियर? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोल दो हाँ या ना। पहली हमारी हेडिंग क्या होगी गाइस? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा, राइट ना। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक। जैसे मैग्नेटोस्टैटिक खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हम चार्ज को, उसके बाद हम उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, इसमें मेथड ऑफ इमेजेस की बात करेंगे, राइट ना। डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक आएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए चलें। ओके, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा भाई?
इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसके बारे में बात करते हैं? चार्ज का कंसेप्ट पहले देखें, राइट ना, और फिर मैटर के अंदर जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, राइट ना, इन सारी चीजों का हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि मैटर के अंदर जो चार्ज होते हैं, राइट ना, उनका मास होता है, और दुनिया में कोई सी भी अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर मास है तो इंटरेक्शन तो होना ही होना है, राइट ना। तो चार्ज का इंटरेक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही ना? अरे क्लियर है ना? है, चलें आगे। यस सर। तो पहले तो चार्ज, पहले बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम चार्ज के ही अराउंड, इर्द गिर्द, इधर उधर घूमेंगे, राइट ना। तो गाइस चार्ज होता क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल, क्या भी फंडामेंटल पार्टिकल से, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? एटम का, मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड्स का। अरे बोल दो हाँ या ना। तो बस आइए, इतना तो पता है। अब ये थोड़ी बताऊंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, ये अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ये बचपन से ही जानते हो। अरे बोल दो हाँ या ना। चलिएगा जरा। इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज फंडामेंटल पार्टिकल। It is a fundamental particle of material. It is the fundamental particles of material which is responsible for, which is responsible, which is responsible for formation of atom, बोल दो भाई, molecule और solid, solid, etc. क्लियर है ना? बात समझ में? जैसे अगर आपने बात किया एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, होता है नहीं होता है? होता है, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अगर चार्ज नहीं होता तो क्या एटम का फॉर्मेशन होता है क्या? बोल दो हाँ या ना। एटम का फॉर्मेशन होता है क्या? वही मैंने लिखा हूँ, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मटेरियल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड। क्लियर है क्या? बातें समझ में आ गई क्या? अगर मैं चलूं क्या आगे? यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं ना, तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका चार्ज। हम बात कर रहे हैं जी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचर के बारे में। क्लियर है जी? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, राइट ना? समझ में आई? रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब समझते हो? पहले लिखो, पहले इसको समझाते हैं पहले अच्छे से। पहला, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। बिल्कुल, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, राइट ना? और इसका सबसे और एक एविडेंस भी है। एविडेंस क्या है? रिलेटिविस्टिकली का मतलब, इनवेरिएंट का मतलब क्या?
चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चार्ज चेंज। बातें समझ में आ गई? विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चार्ज चेंज नहीं। बातें समझ में आ गई? इसका अगर इसका अगर मैं एविडेंस दूं, एविडेंस क्या है भाई? सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं ना? न्यूट्रल होते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? अगर अगर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है चार्ज की? अगर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी अगर वो चेंज हो जाए चार्ज, तो आप मुझे एक बात बताइए, वो चार्ज वो एटम न्यूट्रल हो पाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। अरे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोल दो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज does not change, does not change with speed। क्या होगा भाई? इनवेरिएंट का रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब स्पीड के साथ साथ इनके चार्ज की जो वैल्यू होगी चेंज नहीं होगी। ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। एविडेंस लिख लो, ऑल एटम्स, सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल। दिस इज द एविडेंस ऑफ, दिस इज एविडेंस ऑफ, दिस इज द एविडेंस ऑफ इनवेरिएंस। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बोल दो हाँ या ना। विद क्लियर? अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड चार्ज की वैल्यू चेंज होती रहती, तो क्या हमारा सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल रहता? एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से यहाँ, एक क्वेश्चन पूछ लूं आप, एक क्वेश्चन करके लिख लेते हैं, प्रॉब्लम करके। प्रॉब्लम ये है, पता है क्या प्रॉब्लम? आप बोल रहे हो कि चार्ज जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड चेंज नहीं होता, लेकिन मास तो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू। ये बोल दो हाँ या ना। बातें समझ में आ रही है ना? why charge is invariant with respect to velocity or speed, but charge is mass is variant with respect to velocity। क्यों भाई? बताओगे क्या? चल ये क्वेश्चन उठता है नहीं उठता है? why charge is invariant, why charge is invariant with velocity? बोल दो। invariant with velocity but mass is variant, but mass is variant। बोलिएगा जरा। वेरिएंट विद वेलोसिटी। देखो क्या होता है ना, क्या होता है ना, ये फिलोसफी बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन अगर देखा जाए।
अगर फिजिक्स में अगर हम देखते हैं ना, तो सभी वाई का आंसर नहीं दिया जा सकता, कुछ एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बातें समझ में आई? यहाँ पे अभी हमें कुछ, अगर इसको देखना तो फिलोसफिकली आपको ये करना होगा, और वो बहुत ही आपके लिए टेढ़ा काम होगा, राइट ना। फिजिक्स में कुछ चीजें एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, करते हैं हम, राइट ना। एवरी वाई का आंसर हम नहीं दे सकते। सर मैं ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अब वाई ऑब्जेक्ट हैव चार्ज एंड मास, क्यों ऑब्जेक्ट के पास चार्ज और मास होता है? मैं भी तो क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ नहीं आप? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों? हाँ, तो इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट, अगर हम ये पता कर लें कि ऑब्जेक्ट के पास मास क्यों होता है, ऑब्जेक्ट के पास चार्ज क्यों होता है, तो हम ये बता सकते। बातें समझ में आ रही है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें जो है हमें एक्सेप्ट करने वाली चीजें होती है, कुछ चीजों को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना। बातें समझ में आई? तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी, चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ये चेंज नहीं, तो भी जाकर के आपका एटम जो होगा आपका न्यूट्रल होगा। चलें आगे आगे मूव करें। सेकेंड वन, हाँ बता दिया तुमको, राइट ना। हाँ, चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज क्या होता है, हमेशा ही कंजर्व रहता है, राइट ना। चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system is always conserved, is always conserved। बातें समझ में आ रही है? तभी अगर कंजर्व नहीं रहेगा तो एटम आपका न्यूट्रल ही नहीं रह सकता। अरे बोल दो, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? तो हमेशा ही कंजर्व होता है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन क्या है डियर? थर्ड वन क्या है आपका? थर्ड वन क्या है आपका? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन isolated system is always quantized, always quantized। क्वांटाइज का मतलब जानते हो आप? क्वांटाइज का मतलब डिस्क्रीट मैनर, और क्यू इसको हम ऐसे मैथमेटिकली ऐसे रिलेट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 4, राइट ना। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बातें समझ में आ रही है? बोल दो हाँ या ना। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया, आर ए मिल्टन ने, नाम सुना होगा ना, जहाँ टर्मिनल वेलोसिटी की बात का, इस पे नोबेल प्राइज भी मिला, राइट ना। उसी एक्सपेरिमेंट पे ये दे, क्लियर है ना। इसका आर ए मिल्टन ने इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिया हुआ था, प्रूफ भी दिया हुआ था। दिस वाज प्रूव्ड बाय आर ए मिल्टन। जिंग इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट ना, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। क्लियर है ना?
जहाँ पे आप टर्मिनल वेलोसिटी की बात क्या करते हो, राइट ना, मैकेनिक्स में, उसी एक्सपेरिमेंट पे ये है वो बात। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, क्या बोलो हाँ या ना। क्वार्क पढ़ा है आपने, एमएससी तो करके ही आए हैं सब लोग, मुझे पता है कि सबकी एमएससी अब हो चुकी है, राइट ना। हाँ, तो क्वार्क पे चार्ज जो होता है वहां पे तो क्वांटाइज नहीं होता। यहाँ पे लो, एक क्वेश्चन पूछ लो, वाह, हो सकता हो नहीं। आप यहाँ पे ये बोल रहे हो, यहाँ पे ये बोल रहे हो कि चार्ज तो क्वांटाइज फॉर्म में होता है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वाई चार्ज ऑन क्वार्क। कोई मुझे इसका आंसर देगा? अरे बोल दो यार, वाई चार्ज ऑन द क्वार्क इज नॉट क्वांटाइज। ना 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 ना, इसका आपका जो लिखते हो आपका 2/3 होता है, और डाउन का जो होता है -1/3। हाँ, नहीं, +1/3 होता है, माइनस माइनस होता है, माइनस होता है। क्योंकि सर ये हमारे जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्वार्क से मिलके बना है, तो बाद में उनका क्वांटाइज्ड होता है। क्या बोला कि क्वांटाइज्ड होता है, उनका क्वांटाइज्ड होता है? नहीं नहीं, थोड़ा सा और अच्छा आंसर दे। और कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए, रुक जाओ, मुझे ये बोलना। अरे बोलो रे भाई, सबके सब नाम लेना पड़ेगा तो ये बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलते। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ, देव्यांश टंक, गजेंद्र सिंह, हिमांशी जी, ज्योति जी, मनप्रीत जी, नेहा जी, रीना जी, श्रुति जी। भाई आंसर चाहिए आपको, कुछ तो बोलो यार, आप लोग बोलते नहीं हो, बस ऐसे चुपके से। हाँ फिर हाँ जैसे बेरियंस होता है तो 3 क्वार्क से मिलके बनता है तो न्यूट्रल हो जाता है। हाँ हाँ, जैसे जैसे कभी भी ना अप क्वार्क या डाउन क्वार्क सेपरेटली नोटिस नहीं, बातें समझ में आ रही है ना। का आंसर ये होगा कि कभी भी अप क्वार्क और डाउन क्वार्क सेपरेटली नोटिस नहीं होगा, ये एक कंबाइंड फॉर्म में नोटिस होता है, राइट ना। जैसे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, अप अप डाउन हाँ, प्रोटॉन की बात करूं, अप अप डाउन, डाउन, राइट ना, यू यू डी। अब देखना जरा, तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 माइनस माइनस के 1/3। 1/3, तो कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा क्या, तो ये क्या आ गया, क्वांटाइज हो गया ना। यस सर। हाँ, ये हम बोलेंगे ना कि कभी भी आप या डाउन क्वार्क, ये कभी कभी क्वेश्चन आप जाते हो ना इंटरव्यू में, तो पूछ लेगा, अरे समझ में आ रही है ना। कभी आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो आपके पास ऑप्शंस रखते हैं, उनको भी पता है भाई कि बच्चे का पूरी फिजिक्स थोड़े पढ़ करके आया होता है, राइट ना, तो वो आपको बस चेक करते हैं कि आपका जो है आपने क्या पढ़ कर आया है, थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, राइट ना। तो वो पूछ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ करके आए हो, कौन कौन सा टॉपिक। अगर बाई फॉल्ट आपको अगर आपके मुंह से निकल गया कि एमटी पढ़ करके आए हैं, तो वहां से क्वेश्चन तो पूछेगा ना। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते। Are you getting my point or not, guys? चलें आगे। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, क्लियर है ना। कुछ यहाँ पे मैंने लिखा था ना बेसिक और एडवांस, देखो कहाँ गया, अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा था ना आपको, बेसिक, बेसिक के लिए ये बुक,
एडवांस के लिए अगर आपको पढ़ना है, एडवांस के लिए क्वेश्चंस लगाना बेसिकली एससी वर्मा के क्वेश्चन से मोर देन सफिशिएंट होगा बेसिकली। लेकिन अगर एडवांस के क्वेश्चंस भी लगाना हो तो एक बुक आती है, वो फ्रांसीसी साइंटिस्ट की है वो बुक, और वो जो है हीरोडो, राइट ना, ये फॉरेनर राइटर की है, इसमें अच्छा खासा एक लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो लगा सकते हो। खैर आपको ना किसी से टाइम नहीं मिलेगा फुर्सत नहीं, किससे, आपके क्लास नोट्स और असाइनमेंट, क्लियर है। तो अब आइए थोड़ी सी अब हम बात करें, क्या जी, हाँ हाँ पूछता भाई, 35 नंबर से आपको 8-10 नंबर का बेसिक पूछेगा, ठीक है ना। और आगे चल करके एक क्वेश्चन, अरे सब फिक्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट ना। मैग्नेटोस्टेट से वेक्टर पोटेंशियल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट ना। और एक पोलराइजेशन से क्वेश्चन बन जाता है, एक डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन बन जाता है, राइट ना। मेथड ऑफ इमेजेस से क्वेश्चन बन जाता है, सारी चीजें फिक्स है, घबराने की बात, राइट, कर लोगे अच्छे से कर। सो पहली हेडिंग डाली है जी यहाँ पे, क्या चार्ज, चार डेंसिटी क्या बताते, क्या बताते हैं जी चार डेंसिटी, ये क्या बताता, इट इज टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ इतना तो जानते हो, आता हूँ, पूछता हूँ एक क्वेश्चन आपसे, इट इज इट टेल्स इट टेल्स अबाउट, अरे सुन तो लो, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बताता है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किससे हम डिफाइन करते हैं, चार्ज। ओके गाइस, सो पहला टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स की बात करूं, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, अरे बोल दो आया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अरे बोल दो यार, हाँ यार, आज जो है ना अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट, बहुत दिनों बाद आज, दिव्यांश बेटा आप सिंसियर क्यों नहीं हो, बहुत दिनों बाद आज दर्शन हुए आपके, हाँ, मनप्रीत बेटा आपके भी दर्शन बहुत दिनों बाद हुए, हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसा ना करें यार, थोड़ा सिंसियर रह लो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए अपने लिए जिंदगी जिलो यार आप लोग, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ दिन के लिए, यस सर। अब ऐसे ही रहोगे, सिंसियर नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। हम्म? सारी क्लासेस में सिंसियरिटी के साथ आपको रहना है, मिलेगा सारी क्लासेस में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, राइट ना। लेकिन आप ये सोचते हो ना, आप लोगों में एक गलत आदत ये हो गई है ना, कोई बात नहीं, लाइव नहीं लिए तो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, और ये आपको खाया जा रहा है, ऐसा सोच रहे थे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आपको खाया जा रहा है। भाई टाइम तो नहीं रुका ना आपके लिए कि आपके लिए टाइम बैठा है, अगर टाइम की हम वैल्यू नहीं किए ना, टाइम रहते अगर टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू तो हमसे कई गुना नहीं करेंगे, कहाँ ला करके छोड़ देगा हमें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बार बार कहा जाता है सबसे कीमती चीज आपके लिए क्या है, टाइम, पैसा भी नहीं है कीमती चीज, कुछ नहीं है, टाइम,
बातें समझ में आ रहे हैं? वही है, टाइम ही मनी है, सही बोला, राइट ना। टाइम को टाइम के अकॉर्डिंग आपने मैनेज कर लिया, वैल्यू दे दिया, नहीं तो फिर वो कहाँ आकर के छोड़ेगा। जैसे एक शीशा देखो, शीशा शीशा तो शीशा एक ये होता है, अगर मिरर पे लगा होता है तो उसमें अपनी को लोग देख देख करके जाते हैं ना। बातें समझ में आ रही है ना। जब शीशा टूट जाता है ना, उससे लोग बच बच के जाते नहीं जाते। तो आप टूटा हुआ शीशा ना बने कि लोग आपको देख ले वहां पे और साइड से निकल। वो कब होता है? जब आप टाइम की वैल्यू नहीं करते, राइट ना। अगर टाइम की वैल्यू किया होता या करेंगे तो लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे, आपके आपसे मिलना चाहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपसे वही बच शीशे वाली हाल हो जाएगी, बच बच के जाना चाहिए। मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो खैर, समझदार तो हो ही आप, राइट ना। तो लाइन चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भैया? लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? लेम्डा चार्ज बाय लेंथ। चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट। ये कब यूज होता है? ये एक और यूज होता है, डी क्यू बाई डी एल, राइट ना। ये कब होगा? क्यू बाई एल कहां पे लिख देंगे? जहां पे लेम्डा कांस्टेंट हो, राइट ना। अच्छा, डी का मतलब आपने वेलोसिटी को एस बाई टी नाम से सुना होगा, और कहीं भी वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी भी सुना होगा। अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एस का मतलब डिस्टेंस है, राइट ना, चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी मिल रहा होगा। तो जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो वहां पे हम इसका यूज करें। जहां पे ये कांस्टेंट होगा तो वहां पे क्यू बाई एल की बात। मेरी बातें समझ में आ गई क्या? समझ गए ना। मैं चलूं आगे, इसमें मैं मेंशन तो नहीं कर रहा हूं, राइट ना। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है जी। अगर टोटल, अगर मुझे dq निकालना हो, dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, मतलब कैसा रॉड होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बोल दो हाँ या ना। लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब देखना जरा, अगर मैं बोल दूं कि ओवरऑल इस पे कितने रॉड पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, राइट ना। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? 0 से एल तक ना। कहां से कहां तक? 0 से एल। बातें समझ में आ गई क्या? तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल लेमडा इनटू। तो टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से इस फॉर्मूले से हमें क्या होगा? मिल जाए। अरे बोल दो हाँ या ना। नाउ सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं आपसे, सेकेंड वन क्या है? सरफेस चार्ज, राइट ना, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू डी क्यूब, और ये किसके? तो अगर मुझे किसी सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू लिख सकते हैं क्या? और फिर डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा और डी ए। डी ए का मतलब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हो तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन मिलेगा। बोल दो हाँ या ना।
स्फेरिकल में होगा तो उसके लिए एरिया, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे हम बात आपको यहाँ पे, राइट ना। तो जब हम स्फेरिकल की बात करेंगे, सिलेंड्रिकल की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ डीए की वैल्यू हम देखेंगे। अगर मैं सिंपली अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से U2 हो, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dx dy हो जाए, क्लियर है ना। और अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिमिट रख लेंगे, क्लियर है ना। अच्छा, नाउ थर्ड वन वॉल्यूम चार्ट। थर्ड वन क्या, वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी। बोलो हाँ यार, इस वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो। रो से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी। तो अगर हमें क्यू चाहिए टोटल चार्ज ऑन ए वॉल्यूम, तो किस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, अरे बोलो हाँ या ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी। तो इजकल टू, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करूंगा, रो डी एक्स डी वाई एंड, किसी का कोई दिक्कत, राइट ना। ये निकालने के लिए पूछता है, पूछेगा, पूछा भी है, क्लियर है कि नहीं, बोल दो हाँ या ना। अभी चार्ज डेंसिटी के बारे में और भी फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पे लाइन चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कैसे या सरफेस चार्ज डेंसिटी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, राइट ना। अभी इसके बारे में डिटेल में और भी बातें, हमारी बातें चर्चा इसके बारे में चर्चाएं होंगी, बट अभी तो कुछ बेसिक बातें हमने देखा कि लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते किसे हैं, कब इनका यूज होगा, राइट ना। टोटल चार्ज ऑन ए सरफेस, ऑन ए वॉल्यूम, ऑन ए लाइन निकालना होगा किसी बॉडी के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम किस फार्मूले का यूज करें, बातें समझ में आ रही है ना। अगर देखो, अगर स्फीयर का केस ले लूं, किसका केस ले लूं, स्फीयर का केस ले लूं, तो स्फीयर के सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो टोटल चार्ज निकालना होगा, तो किसकी बात करेंगे, राइट ना। अगर स्फीयर के अंदर वॉल्यूम में अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे यार, वॉल्यूम चार्ज। मेरी बातें समझ में आ गई। अगर स्फीयर का नाम ले रहा है आपसे, स्फीयर का नाम ले रहा है, तो बहुत से लोगों को दिमाग में ये रहता है कि भाई स्फीयर का नाम ले लिया, 3 डायमेंशन आया तो वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी निकाल लो। अगर उसने एक पॉइंट मेंशन कर दिया ऑन द सरफेस, अगर उसमें पॉइंट्स एक मेंशन कर दिया इन द वॉल्यूम या इनसाइड द स्फीयर, मेरी बातें समझ में आई की बात है, वॉल्यूम चार्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल, इनसाइड तो डायमीटर वॉल्यूम के अंदर ही तो, बातें समझ में आ रही है ना, क्या जी। यहाँ पे जो है ना, जो हम बात कर रहे हैं ना, सिमेट्रिकली सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी हमारी बात, राइट ना, क्लियर है नहीं। चलें आगे, आगे मूव करें क्या। और इस चार्ज डेंसिटी को अगर मुझे पढ़ना है, ये सारी बातें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे थोड़ा हमें कमांड बनानी है, तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, राइट ना। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है आपका, तो जैसे ओडी पीडी, राइट ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा हमें आने चाहिए। जैसे स्पेशल फंक्शंस में जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है ना। तो उसमें जो बाउंड्री, इसमें जो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम किससे बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से, राइट ना। इसमें डार्क डेल्टा की भी हम बात करेंगे, राइट ना। तो डिराक डेल्टा के बारे में, जो डिराक डेल्टा आपने पढ़ते हो ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो आप, राइट ना। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप इस पे कमांड बना पाओ। एक बेसिक क्वेश्चन दे दूं आपको, पूछ लूं आपको,
आप बताओगे मुझे? बिल्कुल बताओ, बताओगे नहीं तो बताना तो पड़ेगा बेटा आप लोग। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन इज दिस एंड प्रॉब्लम इज दिस। सपोज सर्कुलर 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 प्लेट ऑफ रेडियस r. Suppose circular plate of radius r has charge density has charge density sigma into not mod x. Calculate total charge. Calculate total charge. Calculate total charge on plate. On plate. Calculate total charge on plate. Right now? Of equation of it. Of equation. Equation of its periphery is x square plus y square is equal to r square. मतलब इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? पॉजिटिव। मेरी बातें समझ में आ गई? अब मुझे थोड़ा सा एक सर्कुलर प्लेट, राइट ना, सर्कुलर प्लेट के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी इज लाइक दिस, यहाँ पे लिखा गया है। टोटल चार्ज पूछ लिया आप मुझे बताएं। कुछ ऐसा ही तो होगा डियर, देखना जरा, कुछ ऐसा ही तो होगा आपका सर्कुलर प्लेट, राइट ना, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल चार्ज कितना होगा जब चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज लाइक दिस? ये बोल दो हाँ या ना। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, टोटल चार्ज को जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, सारी के सारी, राइट ना। ऊपर के लिए प्लस दे लेंगे, नीचे के लिए माइनस, सारा ऐड कर देंगे जीरो। लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता यार, इधर भी आएगा ना इधर भी आएगा, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अरे बोल दो हाँ या ना, कुछ ना सम कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। ये एक्स लेना है इधर, चल, और यहाँ पे इस तरीके से ये दिया हुआ है ना, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट मॉड ऑफ, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लगा हुआ है, तो हर जगह ही पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। सिग्मा नॉट तो ऐसा में कांस्टेंट वैल्यू है, राइट ना। तो आप मुझे बताएंगे क्या होगा बेटा? अरे आप मुझे बताएंगे क्या होगा? अच्छा देखो, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, पहले तो एक सोल्यूशन लिखते, पहले हम सिग्मा इज इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए भी पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए भी, राइट ना। तो हम इसका कहा यहाँ पे किसका यूज, क्यू बाई ए का करेंगे, डी क्यू बाई डी ए का करेंगे। देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है ना,
कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा ही ना, राइट ना, तो वेरी करेगा, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मेरी बातें नहीं बनी क्या, क्लियर है ना। सो चलिए बताइए जरा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई, किसी को अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, सिग्मा नॉट mod of x is equal to dq by t. This implies dq is equal to sigma naught mod of x dA, राइट ना। और dA का मतलब समझते हैं क्या होगा, dA का मतलब क्या होगा, वेरी गुड। तो अगर हमें Q चाहिए, अगर हमें Q चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, डबल इंटीग्रेशन ना, सिग्मा नॉट मॉड ऑफ x dx। अच्छा देखो, यहाँ पे तो चार्ज पूरे वॉल्यूम इस सरफेस पे ये है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं किसी एक रीजन का निकाल लूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, अरे बोल दो हाँ या, तो अब मैं किसी एक कोऑर्डिनेट का निकाल लेता हूँ, इस कोऑर्डिनेट का निकाल, राइट ना, अरे बोल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर ले, राइट ना। अच्छा एक बात और, अच्छा नेक्स्ट वाले पे आता हूँ, नेक्स्ट वाले, सिग्मा q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा गाइस, सिग्मा नॉट मॉड ऑफ x dx, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, मॉड ऑफ x की जो वैल्यू होती है x ग्रेटर देन x इज, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कौन सा एक्सिस लिया भाई, ये वाला, ये वाला, ये है ना, तो x इज ग्रेटर देन 0, बोल दो हाँ या ना, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, बोल दो हाँ यार। सो मॉड ऑफ x सिग्मा नॉट तो मिलेगा, क्लियर है क्या, और x dx, सिग्मा नॉट dy इंटू x dx, अलग अलग लिख सकते हैं ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, लिमिट कहां से कहां लोगे, वाह, थोड़ा सोचिए, देखो, अरे नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, नहीं, देखो अगर कोई कर्व दिया हुआ हो, कर्व सरफेस दिया हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, अगर कोई कर्व सरफेस दिया हो, राइट ना, और वो कर्व सरफेस अपने आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर ना हो, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, अगर कोई कर्व सरफेस दिया हुआ हो और वो कर्व सरफेस किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर ना हो, तो उसमें से एक लिमिट जो होगी फिक्स रहती है और दूसरी लिमिट क्या होगी, वेरिएबल। एक को फिक्स कर लो, या तो x को कर लो या तो y को कर लो, तो हम y को कर लें, देखो 0 टू यहां से यहां तक क्या होगा, अरे भाई अगर प्लेट बने तो 0 टू कैपिटल R होगा क्या, तो 0 टू, राइट। अब देखना जरा, अब x वेरी करेगा, देखना x की लिमिट वेरी करेगी, यहां से x की लिमिट यहाँ 0 से तो स्टार्ट होगा, 0 से तो स्टार्ट होगा। अब देखना जरा, यहां से x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, राइट ना, तो x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होगा, समझ में आया।
अब देखो ना एक्स वेरी कर रहा है, देखना जरा यहाँ पे, अगर हर पॉइंट पे देखो, एक्स वेरी कर रहा है ना, देखना इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए क्या होगा, देखो इस पॉइंट के लिए एक्स ये होगा, राइट ना। जैसे जैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्या, देखना जरा, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में y की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो देखना जरा x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्या, देखना जरा y की वैल्यू बढ़ेगी, यहां से देखना जरा, तो y नेगेटिव साइन के साथ बढ़ेगा, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेरी बातें समझ में आई। तो अगर कहीं पर भी अगर कोई कर्व दिया हुआ, कर्व सरफेस दिया हुआ हो, और वो कर्व सरफेस इसके पैरेलल परपेंडिकुलर ना हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो वहां पे एक लिमिट को आपको वेरी करेगी और एक लिमिट को आप, बातें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी 0 टू 0 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, क्या होगा गाइस, आर स्क्वायर माइनस के, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट 0 टू आर डी वाई, क्लियर है। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा क्या, बोल दो हाँ या ना, इसका क्या हो जाएगा गाइस, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखोगे तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, राइट ना। और एक्स स्क्वायर की जगह पे ये रख दो अपर लिमिट, तो आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2, बोल दो हाँ या ना, क्लियर है ना। अब देखना जरा, ये जो है वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, वाई तो यहाँ पर भी है, नहीं आएगा, चलिए, तो फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट तो बाहर ही रहेगा। अच्छा एक एक गलती कर रहे हैं ना हम, ये गलती क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ पे मॉड ले लिया ना, मॉड ऑफ एक्स को एक्स में ये कन्वर्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लें यार, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मैं एक यहीं पे करते हुए चल, नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ से 4 से बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर लो, आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ ना, तो कितना मिलेगा भाई, इक्वल टू 4 सिग्मा नॉट बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर, और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी 4 सिग्मा नॉट बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, तो आर यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा ना, बोल दो हाँ या ना, अरे यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा तो लिमिट रखोगे तो आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के वाई क्यू बाई 3 आ जाएगा क्या, तो आर क्यू बाई 3 आ जाएगा, लिमिट को सेटिस्फाई करो, बोल दो हाँ या ना, इजिकल टू 2 सिग्मा नॉट, 2 से 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बोलिएगा जरा, 2 इंटू 2 आर क्यू बाई 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 सिग्मा नॉट आर क्यू बाई 3, दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। एक नोट करके लिख दे क्या, ये वाला एक जो बोला था मैंने, जो मैंने बोला था, ये नोट कर देता हूँ क्योंकि आपकी कॉपी में रहेगा तो याद रहेगा, वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर boundary is not parallel, boundary is not parallel or perpendicular, parallel or perpendicular to coordinate axis, coordinate axis, then in double or triple integrations,
double or triple integration, one limit will be valid. One limit will be variable. That in double or triple integration, one limit will be what? Variable. राइट ना? मेरी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? चलें आगे। इलेक्ट्रोस्टेट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जानते लॉ है, हम जानते हैं कूलॉम्ब, राइट ना? तो हम किसके नाम से जानते हैं भाई? कूलॉम्ब। पहली हेडिंग डाल लो भाई, पहली हेडिंग डाल लो कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स कूलॉम्ब्स लॉ क्या बताता है? दुनिया में कोई से भी अगर चार्ज हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगी, राइट ना? क्लियर है? तो वही बातें पहले लिख लें। और कूलॉम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है, अगर मैं बताऊं स्टेशनरी चार्ज, बातें समझ में आ रही है ना? कूलॉम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होगा स्टेशनरी चार्ज, फॉर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, फॉर टू पॉइंट चार्ज, फॉर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस placed, right ना, in vacuum, in vacuum, electric force of attraction, electric force of attraction, attraction or repulsion, attractions or repulsions is given as Q1 चार्ज यहाँ पे, Q2 चार्ज यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना, Q1 अपॉन नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म मैंने लिखा हूँ, राइट ना? जब बोल दो डायरेक्शंस नहीं, मैं यहाँ पे मॉड में लिख दिया तो इसका मैग्नीट्यूड ही होगा, राइट ना? क्लियर है क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ, चलें आगे आगे मूव करें, क्या बोल दो हाँ या ना? अगर 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 ये दो चार्जेस, इफ टू चार्जेस आर पॉजिटिव, इफ टू चार्जेस आर पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज कैसे हो यार, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, तो अब देखना जरा यहाँ पे क्या होगा, देखो ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर R डिस्टेंस से सेपरेट होगा, तो डिस्टेंस से सेपरेट होगा, तो उसमें फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, हो सकता है ट्रैक्शन फोर्स लगे, हो सकता है रिपल्सन फोर्स लगे। देखना जरा, फोर्स ऑन, यहाँ पे ऐसे अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट पे सेकेंड के कार्ड जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, अरे बोल दो हाँ या ना, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, इसके पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा डियर, कैसे किस डायरेक्शन में होगा, दो
इस डायरेक्शन if 1 is positive, राइट ना, अगर एक को पॉजिटिव कर दे, 1 is positive and another is negative, one is positive and another is negative, बोल दो हाँ या ना। सो देखो, अगर मैं मान लो इसको माइनस मान लिया, इसको क्या मान लिया, राइट ना, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो अब देखना जरा इन पे जो F12 अगर मैं बात करूं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। आप मुझे एक बात बताएंगे, इस पे फोर्स इसके कारण लगेगा, ये इसको क्या करे, ये चार्ज, अच्छा इसका इन्फ्लुएंस इस पे देखेंगे ना, ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कुछ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू, ठीक है, और फोर्स ऑन टू, इस पे इसके कारण क्या होगा, ये क्या करेगा, इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर देखेंगे, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अरे क्या करेगा यार, तो इनका डायरेक्शन तो बोल दो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत, हाँ F21 ना, हाँ वेरी गुड, F21 हो जाएगा ना, या वेरी गुड, जी ध्यान लगा कर तो पढ़ना ही चले पड़ेगा ना, कैसे काम चलेगा, चले आगे आगे मूव करें। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कूलॉम्स लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, हेडिंग डाल लो जी, हेडिंग डाल लो, लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन से ये है कि इट इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, किसके लिए अप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज और एक पहले ही यहाँ पे मैंने नोट, और ये अप्लीकेबल होगा, ये अप्लीकेबल होगा ओनली एंड ओनली स्टैटिक स्टेशनरी लिखा स्टेशनरी, बातें समझ में आ रही है ना, यहीं से जो पॉइंट हमने लिखा है वही, इट इज अप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज। किसी को कोई दिक्कत है क्या, एंड थर्ड वन, इट इज अप्लीकेबल अप टू 10 के पावर माइनस के 15 मीटर फर्मी रेडियस से इक्वल होनी चाहिए, जिससे इसके डिस्टेंस होनी चाहिए थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम होगी फर्मी रेडियस से तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट ना, न्यूक्लियर फोर्स वहां पे ये करना शुरू एग्जिस्ट, उस पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स को भी मेंशन कर लो, अप्लीकेबल फॉर applicable for distance is greater than 10 के पावर माइनस के 15, राइट ना, ये जो लॉ होता है ना, 10 के पावर के 15 मीटर पर मिनट, राइट। अब देखना जरा, ये जो लॉ होता है, ये जो कूलॉम्स लॉ जो होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है, एक बात और ध्यान रखना, ये जो कूलॉम्स लॉ जो होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लो, इट इज द मीडियम डिपेंडेंट,
दिस लॉ। एक एक पॉइंट्स में नोट कराते चल रहा हूँ। दिस लॉ मीडियम डिपेंडेंट। देखो यहाँ पे मीडियम, कौन से मीडियम पे हमने लिखा? वैक्यूम के लिए। अब नॉट लिखा ना। अगर ये डाई इलेक्ट्रिक में आ जाए तो यहाँ पे अपसाइलन, अपसाइलन इज इक्वल टू होता है अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन। हम बातें करेंगे अपसाइलन आर, राइट ना। आर अपसाइलन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, राइट ना। तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो लॉ होता है किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे, राइट ना। मैं चलूं आगे, यहां तक एक एक बातें क्लियर हुई क्या? मैं आप लोगों से कुछ पूछ लूं क्या? अरे पूछो ना, पूछ लू ना। यस सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बनता तो है अब क्वेश्चन पूछना है, नहीं बनता है क्या? बनता है ना। चलिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि यही आपकी प्रॉब्लम है, यही आपकी क्या है प्रॉब्लम। मैंने 3 चार्ज ले, मैंने क्या कर दिया डियर? 3 चार्ज, एक चार्ज, एक क्यू और सेकेंड वन माइनस के 2 क्यू इस पॉइंट पे, माइनस के 2 क्यू और थर्ड वन आपका क्यू, राइट ना। और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया डियर डी है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया। इनसे हम एक काम कर रहे हैं, एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस, राइट ना। स्मॉल क्यू चार्ज इसके मिड पॉइंट से, जो सेकंड वाला चार्ज है ना, इसके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से हमने क्या कर दिया? एक्स डिस्टेंस पे चार्ज प्लेस कर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन तीनों चार्ज के कारण ड्यू टू थ्री चार्जेस नेट फोर्स इस पे क्या? नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स ही बोलने क्या होगा, राइट ना। इन चार्ज के कारण इनके ऊपर जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा? हाँ लिखवा दूं, कैलकुलेट नेट फोर्स। नेट फोर्स, calculate net force on small q due to three charges। सब लोग बताएं, ड्यू टू 3 charges, राइट ना। और एक चीज और एज्यूम कर लो, एज्यूम x is very very greater than d। मैंने ये एज्यूम किया कि इन तीनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन थे, वो सेपरेशन के कंपैरिजन में ये जो लास्ट वाला जो चार्ज रखे हो इसके मिड पॉइंट से, ये बहुत ही ज्यादा है इनके कंपैरिजन, ये एजम्पशन किया है। तो आप मुझे बताएंगे, यू हैव 3 मिनट्स। ऑप्शन आ गया है हमारे पास, ऑप्शन ए आ गया है 0, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी फिल करना है लोगों को, राइट। अरे बताइए भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हाँ, दिव्यांश जी, गजेंद्र जी, हिमांशी जी, ज्योतिष जी, मनप्रीत जी, नेहा जी, OMG2 जी, OMG2, रीना जी एंड श्रुति जी एंड टिमसी जी। ये कौन है भाई? कोई नया दिखाई दे रहा है जी। TIMS साहब, OMG2 कौन है साहब? नाम से आप लोग नाम से आते हो ना, अच्छा लगता है। हाँ, कोई OMG2, कोई VG2, कुछ भी लिखो। ओके, सो गाइस बताइए जरा, बताइए आप मिनट में
3 मिनट टाइम है, आप लोग बताएं, आप लोग बताएं, मजा आ रहा है, ठीक है ना? हाँ, इजी है टॉपिक, अरे बहुत एक अकॉर्डिंग टू चलेंगे ना, मतलब एक चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे ना, और तो हो जाएगा बहुत। अगर वही लिंक चले तो फिर दिक्कत है, राइट ना? कोई बात। अरे बैठे हो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसको इसको। हाँ, कितना आया बेटा? हाँ, ओके ओके ओके, वेरी ओके 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 ओके। आप डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये जीरो कर दिया ना। हाँ, डिस्टेंस पे तो है ना। वेरी वेरी स्मॉल है तो आपको ये, अच्छा आप ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, 3 हैं, राइट ना? तीनों का सेम हो तो जाकर के हम जीरो कर देते हैं। इस पहले नहीं करो, एक बार और try करो, मैं बताता हूँ। पहले आ जाने दो बच्चों का, कुछ बच्चों का आंसर आ जाने दो, राइट ना? कोई बात नहीं। अच्छा ये किया है, बट थोड़ा सा होगा। कहाँ गया पेन, कहाँ है? हाँ? अरे बच्चों, बताओगे आंसर? एकदम शांत हो जाते, एकदम शांत बैठ जाते ना। हाँ, नेहा, सी, सी, बताओ भाई। रीना, श्रुति जी, नेहा जी, ज्योति जी, हिमांशी जी, गजेंद्र जी, दिव्यांश जी, इतना बढ़िया से बोल रहा हूँ तुम लोग को, हाँ, और उसका आंसर नहीं आ रहा है। हाँ? टीमसी जी एकदम आराम से बैठे गए हैं, बोलते रहो तुम, बोलते रहो, कोई फर्क ना पड़ रहा। हम्म। अरे देखो, देखो नहीं बताएंगे ये बच्चे, नहीं बताएंगे ये बच्चे। देखो जीरो पहले ही आ काम रहा करो। है। हाँ? Sir, 2a small q upon x square. हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बताइए जरा, क्या बोल रहे हो बी ऑप्शंस में? 4k क्यू आ रहा है सर। 4k क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स। ओके। 2a 2k capital Q small q कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू upon x square. अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन डियर। और बताइए, देखो दो लोगों ने, रीना जी ने और नेहा जी ने आंसर दिया ऑनलाइन बैच से। हमारे रीना, नेहा जी ने, और हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने भी आंसर दिया है, अच्छा आंसर दिया है, बट
हाँ हाँ चलो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, आप बता दीजिए। हाँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सोल्यूशन की बात करूंगा तो कुछ यही होगा, यही होगा, राइट ना। यहाँ पे ये Q है, यहाँ पे माइनस के 2Q है, और यहाँ पे Q है, और इतना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस D है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, X है। तो एक काम करते हैं, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। हमने देखा था ना, अभी कूलॉम्स लॉ की बात किया था, तो नंबरिंग F12 F21 लिख रहा था, राइट ना। एक को पहला मान रहा था, एक को दूसरा मान रहा था, तो एक नंबरिंग कर। अच्छा, प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, उनके डायरेक्शंस को ना, राइट ना। आपने यहाँ पे ये देखा ना, वही इसका, वही ऊपर का होगा अगर देंगे तो। बातें समझ में आ रही है ना। पूरा खेला क्या किसका है यहाँ पे, डायरेक्शन का। पूरा खेला किसका है यहाँ पे, डायरेक्शन। इस बात बताएं, हम कर लेते हैं, और पहले F12 कर ले, F12 4, ये 4 है ना, F41 करे ना, F हमको किस पर देखना है, 4 पे देखना है। तो 4 सन 4 ड्यू टू फर्स्ट देखना, राइट ना। का इन्फ्लुएंस हमको किधर जाएगा, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक डायरेक्शन, राइट ना। देखना जरा, F 42 कर लो, F42 करेंगे, क्या करेंगे, इस डायरेक्शन बोल दो हाँ या ना। ये चार्ज इसको क्या करेगा, F43 करते हैं, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन लिख लिया, क्लियर है ना। तो जब इतनी बातें आपने कर लिया ना, इतनी बातें कर लिया ना आपने, तो ये चीजें ध्यान रखना कि F4, अरे बोल दो भाई ना, तो क्या होगा, F43, F43 43 की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव रखेंगे। देखना जरा, F41 41 क्या है, डायरेक्शन पॉजिटिव रखेंगे, डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई। ये तो हमने लिख लिया ना डायरेक्शन, बाकी मैग्नीट्यूड लिख लो यार, इनका डिस्टेंस रहो। तो लेट हम एज्यूम कर ले, लेट k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, राइट ना। k को हम क्या लिख ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोल दो हाँ या ना। तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई के F43 लिख लें, 43 के लिए क्या करोगे, इसका डिस्टेंस Q1 K Q1 Q Q2 स्मॉल q अपान, देखो स्टेज के बीच x माइनस डी, x माइनस डी का होल स्क्वायर, x माइनस डी का होल स्क्वायर, F41। तो देखना जरा, x प्लस के डी हो जाएगा ना, यहां से यहां तक क्या है, डी है, देखो यहां से यहां तक डी है, और यहां से यहां तक, तो फिर क्या होगा, k
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट ना। और इस क्यू है ना, ये गलती कहाँ पे की थी ना, यही पे जंक्शन कर लिया था इसको। आएगा आएगा आएगा, ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो यहाँ वन एक्स माइनस के डी का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस के डी का होल स्क्वायर माइनस ये 2/x स्क्वायर। बोल दो जी हाँ यार, क्लियर है। तो अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बैटरी नहीं चल हेलो, अब आवाज आ रही है ना। Okay. यस सर। हाँ, तो हमने ये पढ़ा है ना अभी, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस के 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन यार, राइट ना, अप टू सो ऑन। तो अब देखना जरा, यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाले स्टेप के लिए, तो 1
n की वैल्यू क्या है माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस 1 माइनस के 3 इंटू माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा 6/2 हो जाएगा 3x² आ जाएगा। अरे बोल दो हाँ या ना। प्लस के 3d² राइट ना। अभी देखो एक चीज बताओ कि यहाँ पे हम x² तक तो चलेंगे, नेक्स्ट वाला टर्म और क्या होता जाएगा, छोटे होता जाएगा, लेकिन x की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, बातें समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट वाला टर्म तो हम छोड़ दिए, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, +1 माइनस के 2d/x हो जाएगा 1 माइनस nx, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस के 3d²/x²। अरे बोल दो हाँ या ना। और माइनस के 2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। अब देखना जरा, इससे कोई इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये +1 +2 से माइनस के 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं बात है इसमें आपको, क्लियर ना। अब देखना जरा, ये दोनों 6d²/x² मिलेगा क्या, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू F4 नेट। आप मुझे बताओगे क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप मुझे बताओगे क्या मिल रहा है, KQ/x², कैपिटल Q स्मॉल q/x² इंटू 6d² 6 के Q 6 के Q स्मॉल q d²/x के पावर 4। कभी कभी पूछ लेता है 4 दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, बातें समझ में आई। तो आज यही तो रुकेंगे क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट ना। लेकिन साथ के साथ रिवीजन करते चलना, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, क्योंकि कंटिन्यू ये चलेगी, राइट ना। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको और 2 से 3 दिन क्वांटम, राइट ना। तो ऐसे चलेगा तो क्या होगा कि क्वांटम जल्दी खत्म हो जाए, क्वांटम में तो जब वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो ये जल्दी खींच जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन आप एक दिन आ जाएगा कि बहुत ज्यादा, जैसे आप क्वांटम में बोलते हो ना कि बहुत ज्यादा सर फॉर्मूले हो गए, ये हो गए, कैसे याद करें, इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। तो अभी से ही थोड़ा सा सीखते रहना है और नोट्स बनाते चलना है प्रॉपर, और क्या करना है, शॉर्ट नोट्स भी, और साथ के साथ असाइनमेंट भी लगा, ठीक है ना। ओके, तो गाइस मिले नेक्स्ट क्लास में। सर EMT का असाइनमेंट सेंड कर देना। हाँ हाँ चला, हाँ 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 चला जाएगा बेटा, चला जाएगा। वेलकम जी वेलकम। Excuse me, sir. हेलो। Hello. हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो।
हाँ सर, क्लास का टाइम, गुड मॉर्निंग सर। सर क्लास का टाइमिंग डेली यही रहेगा? क्लास की टाइमिंग तो एक्चुअल में क्या है कि क्लास का टाइमिंग हाँ सुबह ही होगा। मेरी क्लास तो मोस्टली सुबह ही होती है।